गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। तो सही उत्तर होगा निकारागुआ। तो निकारागुआ ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 101वां सदस्य देश बन गया है जिसने फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट को फॉर्मली स्वीकार कर लिया है। फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट ये एक इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है। इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में अडॉप्ट किया था। उद्देश्य क्या है? इलीगल फिशिंग या ओवर फिशिंग और मरीन रिसोर्सेज यानी कि समुद्री संसाधनों की बर्बादी को रोकना। और ये पहला ऐसा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौता है जिसका फोकस सस्टेनेबिलिटी और समुद्री जैव विविधता यानी कि मरीन बायोडाइवर्सिटी की रक्षा पर है। अब यहाँ पे हम दो चीजें देखने वाले हैं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ये जो देश है निकारागुआ, यहाँ पे आपको लेकर के चलता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में और इसकी जो स्थापना है मराकेश एग्रीमेंट के तहत होती है। हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। और डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला है। इस पद पर आने वाली पहली महिला है, नाइजीरिया देश की है। और वो देश कौन सा है? निकारागुआ। तो ये रहा मैप में निकारागुआ। किस कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका। कैपिटल मनांगुआ, करेंसी निकारागुअन कोर्डोबा। और इससे 2 पॉइंट आप याद रखना करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं कि अभी यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये दिया गया था ला पेंस को। ये निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है। और उसके बाद निकारागुआ देश ने यूनेस्को से अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है। यूनेस्को से वो अलग हो चुका था। ये दोनों प्रश्न हमने पढ़े थे, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व महासागर दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 8 जून को। तो वर्ल्ड ओशियन डे ये हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में ओशियन यानी कि समुद्र और मरीन इकोसिस्टम समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना। थीम याद रखना, थीम क्या है? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। पहली बार 1992 में इस दिन को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में प्रस्तावित किया गया था जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसी सम्मेलन को हम अर्थ समिट भी कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया विश्व महासागर दिवस। इसी तरह से हम भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे। वो भी याद रखना 5 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, बात करें अभी जून में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था। 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स वैश्विक अभिभावक दिवस। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया था। तो ये जून के भी तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा आयुष निवेश सारथी। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष निवेश सारथी नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो क्या है इस पोर्टल के बारे में बात करें तो ये एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टल है। इसे इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है। ये पोर्टल आयुष सेक्टर में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट भागीदारी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। क्या नाम है? याद रखना, आयुष निवेश सारथी पोर्टल। आपको याद होगा तो आयुष को बढ़ावा देने के लिए 2014 में आयुष मंत्रालय को बनाया गया था और वर्तमान में इसके मंत्री हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? ए मतलब हो गया आयुर्वेद, वाई से हो गया योगा और नेचुरोपैथी, यू से हो गया यूनानी, एस मतलब हो गया सिद्धा, एच मतलब हो गया होम्योपैथी। इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको यहाँ रिवाइज करवाता हूँ। अभी मोदी जी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन का नींव कहाँ पे रखा? फाउंडेशन। अच्छा, इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अभी पीएम मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव रखी थी नई दिल्ली के रोहिणी में। आयुष मंत्रालय ने 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनके नाम हैं तारक चंद शर्मा, माया राम उनियाल और समीर गोविंद जमदग्नी। जन औषधि सप्ताह 2025 ये हमने 1 से लेकर 7 मार्च तक मनाया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये 2008 में शुरू की गई थी। भारत का लक्ष्य क्या है? 31 मार्च 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है? 25,000। और याद रखना अब से हर साल को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा 23
सितंबर को, पहले धन्वंतरी जयंती को या धन्वंतरी धनतेरस होता है उस दिन हम मनाते थे, लेकिन अब से हर साल ये जो आयुर्वेद दिवस है ये 23 सितंबर को मनाएंगे। और भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र खोला गया मॉरिशस में। भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण ये कौन सा बन गया? नाड़ी तरंगिनी। और भारत का पहला अखिल भारतीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो नई दिल्ली में। 2017 में इसको खोला था मोदी जी ने। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ध्यान में रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वेस्ट पीकर एन्यूमरेशन एप्लीकेशन को भी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने वेस्ट पीकर एन्यूमरेशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे नमस्ते स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? वेस्ट पिकर यानी कि जो कूड़ा उठाने वाले, कचरा उठाने वाले जो लोग होते हैं उनको बोला जा रहा है वेस्ट पिकर। तो इनको औपचारिक रूप से पहचान देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्हें सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी इसके तहत। उन्हें अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। जब तक वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होंगे, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम से उनका फायदा उनको नहीं मिल पाएगा। और इस एप्लीकेशन को भी हमने कहा नमस्ते स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। तो नमस्ते स्कीम क्या है? नमस्ते की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये केंद्र की एक, सेंट्रल की एक स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया था 2023 में, जिसका उद्देश्य क्या था? जो सीवर वर्कर्स होते हैं, सेप्टिक टैंक क्लीनर्स होते हैं और वेस्ट पिकर्स होते हैं, इनको रेस्पेक्ट और सेफ्टी देना। और मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी कि पहले होता था ना कि हाथों से गटर के अंदर की सफाई करते थे उसके अंदर घुस करके, तो उन सबको खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना कौन सी एप्लीकेशन है? वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन एप्लीकेशन है। इसको लॉन्च किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। अब इसी तरह से कुछ और पोर्टल एप्लीकेशंस वाले प्रश्न वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि याद रखना भी आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा शुरू की थी और सेबी ने लॉन्च किया था मित्र प्लेटफॉर्म। आधार सुशासन पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल को सेबी ने लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज, एंटी स्नैक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए अभी पोर्टल किया था, उसका नाम है जूविन। और जल संरक्षण के लिए भागीरथ एप्लीकेशन को अभी उत्तराखंड ने लॉन्च किया था। भू भारती पोर्टल को तेलंगाना ने लॉन्च किया था। ई सेहत एप्लीकेशन को स्वास्थ्य सेवा के लिए जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया था। सचेत एप्लीकेशन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लॉन्च किया था। प्रवाह पोर्टल और सारथी पोर्टल को आरबीआई ने लॉन्च किया था। और प्रवाह सॉफ्टवेयर को इसरो ने लॉन्च किया था। डिपो दर्पण पोर्टल, इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लॉन्च किया था, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। तो ये सब भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी की? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो अभी हमारे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी। इन्होंने अभी 6 जून 2025 को नई दिल्ली में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता की मेजबानी की है। इसमें 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने हिस्सा लिया: उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और मध्य भारत एशिया व्यापार परिषद का ये जो आयोजन है ये किसने किया? फिक्की और विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्री तो सुब्रमण्यम जयशंकर है। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, एक नोट यहाँ पे और डाल लेना आप कि 2025 में ही जो दूसरा भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। अब इसी तरह से कुछ और सम्मेलन से संबंधित प्रश्न मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर पूछे राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया था हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अभी 2025 में ही छठा बिम्स्टेक समिट हुआ था थाईलैंड में। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक हुई थी भारत में, नई दिल्ली में। दूसरी बार भारत ने होस्ट किया था। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये दुबई में हुआ। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन ये हैदराबाद में हुआ। नवा एडिशन किसका? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का नवा एडिशन नई दिल्ली में हुआ। थीम थी संभावना। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ये हुई काठमांडू में। 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट उज्बेकिस्तान में हुआ। और विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ अरुणाचल प्रदेश में।
छठा इंडिया स्टील 2025 का आयोजन हुआ मुंबई में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 2025 कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया कहाँ पे? सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समिट से संबंधित, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा चिनाब नदी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिनाब रेल ब्रिज की। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जो कि जम्मू बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। और हाइट पूछेंगे कितना ऊंचा है? 359 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई पूछोगे तो 1315 मीटर लंबाई में है ये। और पुल के निर्माण में लागत आई है 1486 करोड़ रुपए। ये पुल जम्मू कश्मीर के रायसी जिले के कौरी और बक्कल इलाके को जोड़ता है। अच्छा, इसी के साथ मोदी जी ने यहाँ पे भारत का जो पहला केबल स्टेड जो रेलवे ब्रिज है उसका भी उद्घाटन किया। कौन सा? अंजी खड रेलवे ब्रिज, जो कि उधमपुर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। इस ब्रिज की लंबाई है 725 मीटर। और अगर इसकी बात करें, ये जो उधमपुर बारामूला रेलवे लिंक है ये अब शुरू हो चुका है। तो इसके भी 2-4 पॉइंट आप देख लो, जैसे कि इसको बनाने में लागत आई है 43,780 करोड़ रुपीस। ये रेल लिंक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड विद्युतीकृत है। और कितना लंबा है? 272 किलोमीटर लंबा है। इसमें आपको 36 सुरंगें और 934 पुल आपको मिलेंगे। और भारत की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। उसका नाम है T50, जिसकी लंबाई कितनी है? 12.77 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसी तरह से कुछ और पुल हैं, ब्रिजेज हैं जो न्यूज़ में रहे, वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल, ये कहाँ पर बना? नागपुर में। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल, आज ही हमने पढ़ा है अंजी खड पुल, जो कि आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। और इसकी लंबाई भी नोट कर लेना, 725 मीटर है। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? नदी पुल पूछ रहा हूँ तो डॉक्टर भूपेन हजारिका या डोला सादिया ब्रिज आप कहते हो इसे, असम में आपको मिलेगा। 9.15 किलोमीटर लंबा है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में मिलेगा, व्हाइट ड्रैगन, 632 मीटर इसको कहते हैं, 632 मीटर लंबाई है। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल तमिलनाडु में खोला गया था, 570 मीटर लंबा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज ये अभी बन गया, आज ही हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर में। ये एक तरह का रेल ब्रिज है, चेनाब नदी के ऊपर है और 359 मीटर ऊंचा है। लंबाई में बात करोगे तो 1315 मीटर है। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में आपको मिलेगा, जिस रेलवे स्टेशन को अब श्री सिद्ध रुदा स्वामी जी के नाम से जानते हैं। लंबाई कितनी है प्लेटफॉर्म की? 1507 मीटर। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु है, लंबाई है 21.8 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रोड टनल चेनानी नाशेरी सुरंग है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से अब इसको जानते हैं, जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग ये अभी तक थी पीर पंजाल, लेकिन अब कौन सी हो गई है? T50 हो गई है, कि मैंने आज ही आपको बताया। इसकी लंबाई है लगभग 12.70 या 77 किलोमीटर है ये, 12.77 किलोमीटर। और अटल टनल, जिसे पहले रोहतांग सुरंग के नाम से जानते थे, हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारे पुल याद रखना, इंपॉर्टेंट सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अभी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्लेयर हैं मोहम्मद वसीम, इनको मई मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। वही महिलाओं में अगर बात करेंगे किसे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना, तो साउथ अफ्रीका की क्लो ट्रायून को चुना है। अच्छा, बात आईसीसी की हो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर मिलेगा दुबई यूएई में और चेयरमैन है जय शाह। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी डायना एडुल जी, और दूसरी भारतीय महिला बनी थी नीतू डेविड, इनका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कुसुम सी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कुसुम सी स्कीम ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा भी 11 जून 2025 को शुरू की जाएगी। सबसे पहले ये योजना कर्नाटक के गौरी बिदनूर में लागू होगी और सफलता होने के बाद जब ये योजना सफल हो जाएगी
तो इसे पूरे राज्य में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये योजना प्रधानमंत्री कुसुम के अंतर्गत लागू की जा रही है और ये प्रधानमंत्री कुसुम के तीसरे फेज के रूप में लॉन्च की जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या है, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। जो पंप्स होते हैं, जो वाटर पंप्स किसान इस्तेमाल करते हैं, उनको सोलर एनर्जी से कनेक्ट करना, किसानों की बिजली पर निर्भरता को कम करना, वो अपना मैक्सिमम काम सोलर से यूज करें, सोलर से चलाएं, यही इसका उद्देश्य है। जो केंद्र की प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उसके बारे में बात करें, फुल फॉर्म क्या होती है पहले देखो। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये शुरू हुई थी 2019 में। तो इसके तहत किसानों के खेत में सब्सिडी पर सोलर पंप और सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। लक्ष्य रखा था इन्होंने 2026 तक 34,800 मेगावाट सोलर कैपेसिटी को जोड़ना इस योजना के अंतर्गत। अब ये योजना वाला प्रश्न है, तो पहले कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर मैं आपको कर्नाटक भी लेकर के चलूंगा। देखो, अगर पूछे मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना, ये शुरू की थी मध्य प्रदेश ने। ज्ञान भारतम मिशन, राष्ट्र अभिलेखागार ने इसको शुरू किया था। भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की, बायोसारथी। नोदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया हरियाणा ने। दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया था दिल्ली। अब इस योजना को लागू करने में केवल पश्चिम बंगाल ही बाकी रह गया। ये योजना जरूर याद रख लेना कि ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू हुई थी, कहां से, 23 सितंबर 2018 को झारखंड से। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम में शुरू हुआ। शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य है 2047 तक राज्य में गरीबी को मिटाना। शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रख दिया गया। और गोवर्धन योजना ये शुरू हुई थी 2018 में। गोवर्धन का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। और पिंक ई रिक्शा योजना ये महाराष्ट्र में शुरू हुई। महिला संवाद अभियान बिहार में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा, तो आंसर होगा हांगझाऊ चाइना में। तो 2025 वुमेन्स हॉकी एशिया कप का आयोजन ये हांगझाऊ चाइना में 5 से 14 सितंबर तक किया जाएगा। ये वुमेन्स हॉकी एशिया कप का 11वां संस्करण है। इससे पहले 2022 में ये मस्कट ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ था, जहां पे भारत तीसरे स्थान पे रहा था। ब्रोंज जीता था भारत ने, पहले पे जापान, फिर चाइना, फिर भारत रहा था। और इस टूर्नामेंट का विजेता सीधे 2026 में जो FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और ये होगा कहां पे, ये प्रश्न भी तो बन सकता है। 2026 में FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। बाकी वुमेन्स हॉकी एशिया कप की बात करें तो हर 4 साल में होता है ये। इसका आयोजन एशियन हॉकी फेडरेशन करता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा प्रश्न में, आपको याद क्या रखना है कि 2025 में अभी महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट ये कहां पर होगा, हांगझाऊ चाइना में होगा। अब देखो, हॉकी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। 2025 में हॉकी से संबंधित सारे प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अभी हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की बात कर रहे हैं, उसमें मेंस की अगर बात करें पुरुषों की, तो वो हुई थी राउरकेला उड़ीसा में। उसको सारची रार बंगाल टाइगर ने जीता था, हैदराबाद तूफान को हराया था। महिलाओं वाला रांची झारखंड में हुआ था, उड़ीसा वॉरियर ने जीता था, सूरमा हॉकी क्लब को हराया था। और अभी 7वें हॉकी इंडिया अवार्ड्स में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह को और महिलाओं में सविता पुनिया को। और जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुने जाते हैं उनको कौन सी ट्रॉफी या कौन सा अवार्ड मिलता है, बलबीर सिंह सीनियर ट्रॉफी मिलती है। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जो भी पंचकुला हरियाणा में हुआ था, उसको झारखंड ने जीता, हरियाणा को हराया। और इसी तरह से ये महिलाओं वाला हुआ। पुरुषों वाला जो 15वां हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप ये उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था और उसको पंजाब ने जीत लिया मध्य प्रदेश को हरा करके। बाकी FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का भी 14वां संस्करण ये हुआ भारत में, मतलब भारत में होगा, तमिलनाडु में होगा इस साल। उसके अलावा 12वां मेंस एशिया कप हॉकी 2025 ये भारत में ही होगा, राजगीर बिहार में। और ये तो हमने पढ़ी लिया 2026 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। और वंदना कटारिया, इनका संबंध हॉकी से है। अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि इन्होंने अपने खेल से रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में RBI ने किस ई-कॉमर्स कंपनी को NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस प्रदान कर दिया, तो आंसर होगा फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ये ई-कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगवाते हो कुछ भी,
कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, शूज़ वगैरह या जो भी चीज़ें आप मंगवाते हो, तो ये एक तरह की ई कॉमर्स कंपनी है। और अभी आरबीआई ने इसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस दे दिया है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का इसको लाइसेंस मिलने के बाद जो फ्लिपकार्ट अब सीधे ग्राहकों को लोन दे सकता है। लेकिन याद रखना, फ्लिपकार्ट किसी भी बैंक की तरह डिपॉजिट जमा नहीं कर सकता है। मतलब जैसे सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में पैसे हम जमा कर देते हैं, वैसा सिस्टम नहीं होगा, केवल ये लोन दे पाएगा। और ये पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जबकि आरबीआई ने किसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस दिया हो। फ्लिपकार्ट की बात कर लें, इसकी शुरुआत तो वैसे 2007 में होगी थी। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने कर दी थी, लेकिन फिर उन्होंने 2018 में इसको वॉलमार्ट को बेच दिया था। ठीक है, तो बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी इनकी डेली क्विज अपलोड होती है ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सको। एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट लिया जाता है आपका। कहाँ मिलेगा वो टेस्ट? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या डायरेक्ट उसे गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न कल पूछा था कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? एस महेंद्र देव को। और फिर पूछा अभी जून 2025 की द्विमासिक मौद्रिक नीति में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया? 5.50%। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये मनाया गया 7 जून को। और किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? राजस्थान। और किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी ये बनाई जाएगी? तो आंसर होगा हैदराबाद। और अभी भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। फिर पूछा भी डेटॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए महेंद्र सिंह धोनी। और आखिरी प्रश्न पूछा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीत लिया ऑस्कर पियास्त्रे ने, मैकलेरिन के ड्राइवर हैं। चलो कल का भी होमवर्क पर प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कुमुदनी लाख्या का निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? तो आंसर हो जाएगा कथक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।